तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं बायो का, दैट इज रिप्रोडक्शन. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो रिप्रोडक्शन वी ऑलरेडी नो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज. लिविंग थिंग्स अपनी ही तरह के दूसरे लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. री इम्प्लाइज फिर से, पुनः फिर से अपनी ही तरह के दूसरे लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करना बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग देम. इंटरब्रीडिंग की प्रोसेस से या फिर एसेक्सुअल की प्रोसेस से लिविंग थिंग अपनी ही तरह के दूसरे लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू, अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन पहले रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइन करेंगे हम. द प्रोसेस बाय विच the living beings produce their own kind to continue their species. अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए अपनी ही तरह के दूसरे लिविंग थिंग को प्रोड्यूस किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स. वो आगे डिस्कस करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नाउ जैसे हमने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर डिस्कस किया था, तो लाइफ प्रोसेस में क्या है, हमारे पास 4 एसेंशियल लाइफ प्रोसेस थे. कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. दीज 4 आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस बिकॉज इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं हो रही, हम खाना नहीं ले रहे हैं, फूड की डाइजेशन नहीं हो रही, ऑब्वियसली हम कुछ दिन सर्वाइव कर पाएंगे. अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं हो रही, हम कुछ मिनट सर्वाइव कर पाएंगे. अगर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, हार्ट काम नहीं कर रहा, तो अगेन विद इन सम सेकेंड, विद इन सम मिनट इंसान की डेथ हो जाएगी. एक्सक्रीशन नहीं हो रही, हार्मफुल सब्सटेंसेज, किडनी काम नहीं कर रही, हार्मफुल सब्सटेंसेज बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रही हैं एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, द ब्लड बिकम टॉक्सिक और फाइनली पर्सन की डेथ हो जाएगी. तो these are essential life process, but as reproduction is not an essential life process because it is not essential for the survival of an individual. एक organisms की, एक individual की survival में reproduction का कोई रोल नहीं है, but it is essential for the survival of the species. एक particular species की survival में reproduction का काफ़ी रोल है. अगर एक particular species के सारे जो individuals हैं वो reproduction बंद कर दें, then what will happen? Birth, growth, एजिंग एंड डेथ. ये एक नेचुरल प्रोसेस है हर लिविंग थिंग की. पहले बर्थ होती है, फिर उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है, देन आफ्टर नेगेटिव ग्रोथ यू कैन से सेनेसेंस जिसको हम बोलते हैं. यानी कि क्या होता है कि बॉडी में जो कुछ भी अब तक की जो ग्रोथ हुई है वो फिर डिजनरेट होना शुरू होता है, दैट इज एजिंग. और फाइनली जब डिजनरेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, सिस्टम काम करना बंद कर देता है, दैट इज डेथ. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी लिविंग थिंग्स इससे बच नहीं सकता. देन व्हाट विल हैपन, मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डेथ होती जा रही है और उस रेशियो से नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा फिर धीरे धीरे उस पर्टिकुलर स्पीसीज के सारे इंडिविजुअल धीरे धीरे सबकी डेथ हो जाएगी और फाइनली वो स्पीसीज पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, नॉट फॉर द इंडिविजुअल. अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो इससे उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करके ही मरेगा. तो इसलिए रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. तो रिप्रोडक्शन नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की लाइफ में इसका कोई रोल नहीं है, बट एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पीसीज. किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के सर्वाइवल में इसका रोल है. अगर ये मान लो रिप्रोडक्शन नहीं हो रही तो एक स्पीसीज वाइप्ड आउट हो जाएगी. दैट्स वाई उसके लिए एसेंशियल है. अब देखिए एक चीज़ हम और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन की मीनिंग होती है द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. मैं नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ. तो नेचुरल डेथ की कोई
पर्टिकुलर लिविंग थिंग है, एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो गई, तो वो नहीं, नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पैन द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन अलग अलग लिविंग थिंग की अलग अलग होती है। अगर डिफरेंट लिविंग थिंग की बात करें, देखिए शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होती है मे फ्लाई की। जो मे फ्लाई की लाइफ स्पैन है वो आपको 24 आवर्स होती है, दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। और फिर वैसे अलग अलग लिविंग थिंग की लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होती है। और अब जैसे आप देखिए, जैसे हम बात करें और बर्ड्स की हम बात करते हैं। अगेन एक बात और ध्यान रखनी है कि बर्ड की किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में या लाइफ स्पैन का क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज या इंडिविजुअल के बॉडी के साइज से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जैसे मान लो बर्ड्स की बात करते हैं, हम दो बर्ड्स को हम कंपेयर करते हैं, क्रो और पैरट। दोनों की साइज़ ऑलमोस्ट एक जैसी है, बल्कि पैरट की साइज़ क्रो से थोड़ी सी छोटी ही होती है। क्रो की लाइफ स्पैन लगभग 15 ईयर्स तक होती है, लेकिन पैरट लगभग 150 साल तक सर्वाइव करते हैं। वैसे ही कई सारे एनिमल्स हैं और कई सारे प्लांट्स हैं, जैसे मान लो मतलब बनियन ट्रीज़ वगैरह, इनकी लाइफ स्पैन जो है मतलब सैकड़ों सालों की होती है। कुछ ट्रीज़ जो हैं मतलब वो इससे भी कहीं ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, पाइन ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं ये सब। तो इस तरह से क्या है कि लाइफ स्पैन जो है उसका साइज से कोई लेना देना नहीं है, और अलग अलग स्पीसीज़ की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग की सिचुएशन बाकी एनिमल और प्लांट की सिचुएशन से डिफरेंट है। हमारे पास जैसे क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली अलग अलग कंट्रीज़ में लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे यहाँ लाइफ स्पैन लगभग 37-40 के अराउंड थी, और आज के डेट में लगभग ये 67 ईयर्स के अराउंड है, 67 ईयर्स। अगेन मेल फीमेल के लाइफ स्पैन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग है। जापान में काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे मतलब मैक्सिमम जो 100+ ईयर्स के जो लोग होंगे वो आपको वहीं पे मिलेंगे। इसके अलावा फिर यूएसए वगैरह में चूँकि उनके पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेटर है हमारे कंपेरेटिवली, तो उनके यहाँ भी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर एक्यूरेटली वी कैन से, हमारे यहाँ एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एक पर्सन की 67 ईयर्स होती है। इसका मतलब ये नहीं है दिस इज़ एन एवरेज, इसका मतलब ये नहीं है कोई आदमी अगर 67 से ज़्यादा का हो गया तो उसको सर्वाइव करने का राइट नहीं है, नहीं, ये एक हमने एवरेज फाइंड आउट किया है। कई लोग उसके पहले ही नेचुरल डेथ मत हो सकती है, कई लोगों की कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंटल डेथ ही हो, नेचुरल डेथ भी हो सकता है किसी की 67 ईयर से पहले हो जाए। तो ये एक हमने एवरेज फाइंड आउट किया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ फैसिलिटीज़ और भी किस तरह के एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, कितना ज़्यादा उसको प्योर एयर, प्योर वाटर, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ जो कुछ भी है, जो पोर्टेबल वाटर की फैसिलिटीज़ प्रॉपर ढंग से है या कि नहीं, प्योर एयर अवेलेबल है या नहीं, फूड प्लेंटी में, प्लेंटी एंड न्यूट्रिशियस फूड प्लेंटी में अवेलेबल है बट वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, तो फिर उस पर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इम्पैक्ट पड़ेगा, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस ढंग से काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। चलिए अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की कुछ हमारे पास बेसिक इवेंट्स क्या है, बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। बेसिक इवेंट्स, बेसिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। देखिए बेसिक इवेंट्स, सेल ग्रोथ, देन सेल डिवीजन, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। देखिए सेल है, सेल के बारे में हम सभी जानते हैं, दिस इज सेल। सेल के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी है न्यूक्लियस जो कि इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। वैसे कौन से फैक्टर होंगे जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं? एक्चुअली क्या है कि देयर इज अ रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द सेल। सेल की साइज बढ़ रही है, न्यूक्लियस की साइज भी बढ़ी, बट उस रेशियो से नहीं। फाइनली क्या होता है कि एक टाइम आता है कि एक न्यूक्लियस जो है सेल की साइज थोड़ी बढ़ चुकी है और सेल की
एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। नाउ द डिसीजन फॉर डिवीजन इज टेकन बाय द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस खुद डिसाइड करता है कि हमें डिवाइड हो जाना चाहिए। तो बेसिक इवेंट सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन हम रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेल ग्रोथ की हम पहले बात करें। सेल ग्रोथ में क्या है कि हमारे पास जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम किससे बने हुए हैं, डीएनए से बने हुए हैं। और ये डीएनए हमारी बेसिक हेरिडिटरी यूनिट है, बेसिक हेरिडिटरी यूनिट है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को ले जाती है। तो दैट इज कैरीज इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डिविजन होने से पहले सेल अपने कंटेंट को डबल करेगा, सेल्स अपने कंटेंट को डबल करेगा। जैसे मान लो एक ही हमारे पास क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम, दिस इज वन क्रोमोजोम, इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुई और ये एक क्रोमेटिड के बजाय इसमें क्रोमोजोम का नंबर एक ही है बट नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इसमें बढ़ गए। दिस इज सेल ग्रोथ, अपने कंटेंट को डबल करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या होगी, सेल की डिवीज़न होगी। तो डिवीज़न होगी, उसके बाद से फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जब डिवीज़न जब होती है तो हमारे पास जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न को हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सेल डिवीज़न हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस। एंड दिस प्रोसेस इज, जैसे इसमें ये हो गया, दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अपनी क्वांटिटी को ये डबल करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नेक्स्ट स्टेज सेल डिवीज़न। अब देखिए सेल डिवीज़न की बात करते हैं हम। बेसिक इवेंट में दूसरा हम देखते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न दो तरह की, माइटोसिस एंड मियोसिस। दो तरह के सेल डिवीजन हमारे पास है, माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं। माइटोसिस में क्या होता है कि डिवीजन के बाद जो सेल्स बनते हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। ठीक है, तो इसमें माइटोसिस में क्या है, डॉटर सेल्स, या पहले हम देखते हैं टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे। एंड हियर व्हाट हैपन, फोर डॉटर सेल्स। फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, यहां पे क्या होगा, माइटोसिस में डॉटर सेल्स जो बनेंगे, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। एंड हियर exactly half the number of chromosomes, half the number of chromosomes as compared to parent cell. As compared to parent cell. फिर देखिए उसके बाद से क्या है, ये जो होगा ये सोमैटिक सेल्स में होता है। बॉडी के सेल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमैटिक सेल्स को आप वेजिटेटिव सेल्स ही बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को आप जर्म सेल्स ही बोल सकते हैं। वैसे सेल जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ह्यूमन बींग की बात करें तो स्पर्म और ओवम हो गया, दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल। इनको छोड़ के बॉडी के बाकी जितने भी सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। तो टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल में होगा। And here this takes place in germ cell। ठीक है, अब एक चला मैं इसका थोड़ा सा एक मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता दूं। देखिए माइटोसिस, सिंगल सेल 2n मतलब डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स।
वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स, वन फ्रॉम द फादर साइड, वन फ्रॉम द मदर साइड। और ह्यूमन बीइंग में 2n का मतलब हुआ 46 यानी नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोजोम, और n का मतलब हैप्लॉइड, ये नॉर्मल से आधा हो गया। ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड का मतलब 23। तो यहाँ पे माइटोसिस में क्या होगा कि एक डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। यहाँ पे हमने 2n लिया है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2n, तो यहाँ भी ये होगा। म्यूसिस में डिवीजन 2 स्टेज में होती है, एक बार डिवीजन हुई, म्यूसिस 1, क्रोमोजोम का नंबर आधा हो गया। नाउ नेक्स्ट फिर से डिवीजन होगी, अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगे और फिर से हमारे पास 2 सेल्स बने। तो एज अ होल टोटल हमारे पास एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। दिस वन इज, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। दिस इज म्यूसिस 1 विच इज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहीं पे क्रोमोजोम के नंबर हाफ हो जाती है, एंड दिस इज म्यूसिस 2। तो ऑब्वियसली गैमेट जो बनेंगे उसमें क्रोमोजोम का नंबर हैप्लॉइड होना चाहिए, तब जाकर के, जैसे मान लो स्पर्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, स्पर्म में n है और ओवम इसमें भी n है, दोनों की फ्यूजन होगी, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, देन द नॉर्मल नंबर 2n इज स्टोर्ड। दैट्स वाई जर्म सेल्स में अदरवाइज हर जनरेशन पे क्रोमोजोम के नंबर डबल होती जाएगी, 46 से 92 हो जाएगा, फिर अगले जनरेशन में उसका डबल हो जाएगा, और एक भी क्रोमोजोम का नंबर अगर इधर उधर हो जाए तो फिर वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर क्रोमोजोम का नंबर डबल हो जाए तो हर जनरेशन के बाद एक नई स्पीसीज क्रिएट हो जाएगी। दैट्स वाई जर्म सेल्स में जो रिप्रोडक्शन जो सेल डिवीजन होती है रिप्रोडक्शंस के लिए, दैट इज म्यूसिस, क्योंकि क्रोमोजोम का नंबर हैप्लॉइड कर दिया गया। अब मेल का जो हैप्लॉइड जर्म सेल्स है, फीमेल का हैप्लॉइड जर्म सेल्स है, स्पर्म और ओवम, इनकी मिक्सिंग होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, देन अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट इज फॉर्म हैविंग द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम n और n मिलकर के 2n, यानी कि 23 मिलकर के 46 बना देंगे ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो। ये रहा। उसके बाद से फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन के लिए कुछ पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट होने चाहिए जिससे रिप्रोडक्शन होगी। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट कुछ में स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव यूनिट की हम बात करें, थर्ड स्टेज हमारे पास थर्ड इवेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्पेशलाइज्ड या आप इसको स्पेसिफाइड लिखिए, स्पेसिफाइड, नॉन स्पेसिफाइड, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्पेसिफाइड जैसे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो फिर गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स अगर एनिमल की बात करें तो स्पर्म, ओवम, या फिर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, स्पोर्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। फंगस वगैरह में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है, बट उसके लिए स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन होती है इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम, जिसको हम स्पोर्स बोलते हैं, स्पोर्स। और जहाँ पे नॉन स्पेसिफाइड, जैसे मान लो रिप्रोडक्शन जो है बाई रूट से हो गई, कुछ प्लांट में रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाती है, स्टेम से हो गई, स्टेम को कट करके आपने लगा दिया, उससे रिप्रोडक्शन हो गई, जैसे रोजेज़ में होती है, शुगर केन में होती है, रूट से, जैसे कि डेलिया है, एस्पेरेगस है, इसमें रूट से रिप्रोडक्शन हो रही है। तो ये स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं है, रूट इज नॉट मेंट फॉर द रिप्रोडक्शन, रूट का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी हो रही है, तो ये भी रिप्रोडक्टिव यूनिट हो गया। एंड बाई लीफ से भी हो जाती है, जैसे ब्रायोफाइलम वगैरह में लीफ से रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो ये नॉन स्पेसिफाइड यूनिट हो गए रिप्रोडक्शंस के लिए, रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब फिर हमारे पास अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वी हैव 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बाई पेरेंटल, देयर आर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, और दोनों की बॉडी में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उनकी फ्यूजन से जाइगोट बनता है, दैट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, और फिर वो डेवलप होकर के कंप्लीट ऑफस्प्रिंग्स के इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करता है। हम सभी अपने लाइफ की शुरुआत मदर की बॉडी में एक सिंगल सेल से करते हैं, एंड दैट सिंगल सेल इज जाइगोट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट काफ़ी होता है ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट मेथड से, जैसे आगे हम देखेंगे, दैट इज बाय द बडिंग, बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय रीजनरेशन, बाय फ्यूजन,
एक ही ऑफिस स्प्रिंग से एक ही इंडिविजुअल है, मेल फीमेल की डिफ्रेंसिएशन वहाँ पे नहीं है और वो डिफरेंट मेथड से ऑफिस स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।